नमस्कार, जेवीआर क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने पिछली क्लास में जो चर्चा करी थी कूलॉम नियम के सदिश निरूपण के बारे में, वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, उसके अंदर हमने केवल 2 स्थिर पॉइंट चार्जेस पर लगने वाले विद्युत बल के बारे में चर्चा करी थी। अब हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी निकाय है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश हो और इन बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत बल ज्ञात करना हो तो किस तरीके से निकालें। तो इनके लिए एक मेथड होता है जिसका नाम होता है अध्यारोपण सिद्धांत। किस मेथड की विधि से निकालते हैं? अध्यारोपण सिद्धांत की सहायता से निकालते हैं। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल का मान ज्ञात करना है, तो इस बल का मान ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण सिद्धांत काम में लेते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न आवेशों के कारण किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल इन प्रत्येक आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले कूलॉम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे हम अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। मान लीजिए ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं आपके लिए। ये Z हो गया, इसको हम Y से डिनोट कर देते हैं। ये आपकी X एक्सिस हो गई और इस फ्रेम का ये जो बिंदु O है ये ओरिजिन हो गया, जिसको आप मूल बिंदु बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक चार्ज है यहाँ पे, ये वाला, इसका नाम है Q1। एक चार्ज आपका ये है, इसका नाम है आपके लिए Q2। एक चार्ज आपके ये है, इसका नाम है आपके लिए Q3। और एक चार्ज आपके मान लीजिए ये है, इसका नाम है आपके लिए Qn। मतलब n आवेश विद्यमान है इस सिस्टम के अंदर, और इन n आवेशों के कारण मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है मान लीजिए ये, और इसका नाम रखते हैं आप Q0। इस Q0 पर ये आवेश Q0 है, इस पर आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट Qn के कारण लगने वाला परिणामी बल हमें ज्ञात करना है। इस परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आवेश Q1, Q2, Q3, Qn और Q0 के स्थिति सदिश निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर हम निकालते हैं। और पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मूल बिंदु O का चुनाव करते हैं और इसके रेस्पेक्ट Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, Q0 के पोजीशन वेक्टर हम फाइंड करते हैं। मान लीजिए चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर जो आपका है, इसको हम R1 वेक्टर से डिनोट करते हैं, और जो आपका Q2 का पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए वो R2 वेक्टर है। Q3 की बात करते हैं, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम R3 वेक्टर के नाम से डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से आपके सामने चार्ज Qn है, इसका यदि हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो इसको Rn वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हमारे सामने जो आपका पॉइंट चार्ज Q0 है, इसका भी हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इसको इस तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, और ये मान लीजिए R0 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर बनता है। इस तरीके से आपके लिए हम सभी के सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। अब इस आवेश Q0 पर देखिए, Q1 आवेश के कारण भी फोर्स लगेगा, Q2 आवेश के कारण भी फोर्स लगेगा, Q3 आवेश के कारण भी फोर्स लगेगा, और Qn आवेश के कारण भी फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये सबसे पहले Q1 के कारण Q0 पर फोर्स, इसके लिए आपको इससे ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ज्वाइन करवाएंगे तो रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, और इस फोर्स का नाम होगा F01 वेक्टर। 0 पर 1 के कारण फोर्स लग रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू है 01 वेक्टर लगा दिया इसके ऊपर, ये हो गया। ये मान लीजिए आपका Q0 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर यदि हम देखते हैं तो R01
वेक्टर बनता है। इसी तरीके से Q2 के कारण इस पर फोर्स लगाते हैं तो इस तरीके से आपके सामने ये जो फोर्स बनेगा और इस फोर्स की वैल्यू आपके सामने होगी F02 वेक्टर। ये आपका चार्ज Q2 के कारण Q0 पर कूलम्ब फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से हम इसका यदि पोजीशन वेक्टर देखते हैं तो R02 वेक्टर से डिनोट इसको कर देंगे। इसी तरीके से 3 वाले की बात करेंगे तो इसको भी हम ज्वाइन करवा देंगे। ज्वाइन करवा करके यहाँ एरो लगा करके लिखेंगे तो R03 वेक्टर हो गया और इसका जो फोर्स बना आपके लिए वो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो गई F03 वेक्टर हो गया। इसी प्रकार Qn वाले की बात करते हैं तो इसके लिए भी आपको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। एरो यहाँ पे लगा देते हैं R0n वेक्टर, यहाँ इसका पोजीशन हो गया Q0 के रेस्पेक्ट में और आपका जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स की वैल्यू रखते हैं F0n वेक्टर। मतलब क्या हो गया, दो से ज्यादा बल इस Q0 पर लग रहा है, इसलिए इस पर जो परिणामी बल आएगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम काम में लेते हुए निकालेंगे। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, आवेश Q0 पर Q1 के कारण फोर्स निकालते हैं तो इस फोर्स की वैल्यू होती है F01 वेक्टर इक्वल टू कूलॉम का नियम काम में लेता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम यूज करते हैं। Q1 की वैल्यू Q0 है और Q2 की वैल्यू Q1 है अपॉन R स्क्वायर R01 का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन में R01 कैप। ये आपके सामने हम इक्वेशन देना चाहे तो फर्स्ट बन जाती है। इसी प्रकार हम क्या करें, दूसरे फोर्स की बात करें F2 वेक्टर की तो सेम डेटा आपके सामने इस तरीके से आएगा। ये हमने इस तरीके से रख दिया, K की वैल्यू Q0 Q2 हो जाएगा और यहाँ पे लगाएंगे R02 का स्क्वायर R02 कैप। यहाँ पे R01 कैप फोर्स F यानी आवेश Q1 से Q0 की दिशा में लगने वाला बल है। इसी तरीके से F R कैप नॉट 2 यानी आवेश Q2 से Q0 की दिशा में लगने वाला फोर्स है। और इसी प्रकार हम F03 की बात करें, मतलब चार्ज Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बनता आपके सामने Q0 Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R03 कैप। डॉट डॉट चलते जाते हैं, कितने चार्जेस आप काम ले रहे हैं सिस्टम के अंदर, n चार्ज, और n चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे F0n वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n कैप। ये क्या हो गया, आवेश Qn से Q0 दिशा में इकाई सदिश बन गया, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर है। अब क्या करें, अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल इन सभी कूलॉम बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। मतलब आप क्या लिखेंगे, F0 पर लगने वाला फोर्स इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F0n वेक्टर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अंदर हम करते क्या है, यहां से सभी की वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखने के अंदर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब के अंदर आ रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो ये आपके सामने बन गया F0 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, पहले वाले के अंदर बचता है Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप, प्लस दूसरे की बात करेंगे इसी तरीके से Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 कैप बनता जाएगा, प्लस डॉट 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 तीसरे का आ जाएगा, इसी तरीके से चौथे का आएगा, पांचवे का आएगा। सभी चार्जेस के कारण आप क्या करते जाएंगे, डेटा लिखते जाएंगे, प्लस लगाएंगे Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n कैप। ये आपका टोटल फोर्स के लिए फॉर्मूला बन गया कि इस तरीके से आप निकालेंगे। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें,
संक्षिप्त फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपके सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा लगा, सिग्मा की वैल्यू i = 1 to n कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला डेटा आपके सामने बन जाता है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F0 वेक्टर इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन लगाया i = 1 to n। यहाँ आपके सामने यहाँ जो आपका आया वो i लग जाएगा, सॉरी, और यहाँ भी i लगा देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे, i लगा देंगे। तो i की वैल्यू 1 रखेंगे पहले वाला बन जाएगा, 2 रखेंगे दूसरे वाला बनेगा, n रखेंगे nवे वाला बन गया। अरे ये बात समझ में, यहाँ से आपके सामने qi बन गया अपॉन, यहाँ लिखते हैं R0 वेक्टर माइनस ri वेक्टर के मोड का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं R0 आपका कैप माइनस ri कैप। ये फाइनल आपका फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक आवेशों की निकाय के कारण या बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल को हम फाइंड करते हैं। और ये फॉर्मूला आपका है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से, और कंपटीशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करने के लिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनको इस फॉर्मूले को यूज करके निकालते हैं। देखिएगा हमारी क्लास जो लगातार चल रही है, और आप यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अच्छा लगे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको जितना हो सके शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लॉकडाउन के अंतर्गत फायदा हो सके और लोगों तक ये पहुंच सके। अब हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलता हूं। 2 आवेश है आपके सामने, एक आवेश की वैल्यू है +9e और दूसरे आवेश की वैल्यू है +e। मतलब ये बोल रहा है कि आपके सामने +9e व +e ये 2 आवेश है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन आवेशों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, मतलब आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है जो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच एक आवेश Q को, एक आवेश है Q को कहाँ रखा जावे, मतलब +9e आवेश से कितनी दूरी पर या +e आवेश से कितनी दूरी पर रखा जावे कि ये आवेश संतुलन में रहे। संतुलन में रहने का मतलब क्या होगा कि जितना इस आवेश Q पर इसके कारण बल लगे उतना ही आवेश +e के कारण Q पर लगे। दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, दिशाएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, तब जाकर के परिणामी बल का मान 0 आएगा। परिणामी बल 0 होगा तो ये निकाय संतुलन में होगा, मतलब आवेश संतुलन में होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या बोलेंगे, माना कि +9e आवेश से जो आपका आवेश Q है स्मॉल x सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो आवेश Q संतुलन में रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आया है। मान लीजिए +9e चार्ज यहाँ पे है और +e चार्ज यहाँ पे है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे हो वो 16 सेंटीमीटर है। ये 16 सेंटीमीटर हो गई। जैसे ही हमने इस +9e से स्मॉल x डिस्टेंस पर, मान लीजिए स्मॉल x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पे आवेश Q को रखता हूं तो ये निकाय संतुलन में होता है। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस जो बच गई इसको 16 - x लिखेंगे इस तरीके से। आ रही है बात समझ में, मतलब इस +9e से इस आवेश को हम x सेंटीमीटर पर रख देते हैं
तो ये आवेश क्यू संतुलन में होता है। इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर है, तो 16 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अब इस आवेश q को संतुलन में होने के लिए इस 9e के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा इधर, और इसके कारण फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर। मान लीजिए प्लस 9e के कारण जो फोर्स लग रहा है वो उसकी जो वैल्यू है, तो उसकी जो वैल्यू मान लीजिए F1 मानते हैं और इसकी वैल्यू मान लीजिए F2 मानते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए, प्रश्नानुसार आपका परिणामी बल F1 प्लस F2 होना चाहिए और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं हम कि परिणामी बल 0 हो, या ये कह सकते हैं कि दोनों का परिमाण क्या है आपके लिए, वो 0 आए। यदि दोनों का परिमाण 0 आएगा तो अपने दोनों का जो परिमाण आएगा F1 इक्वल टू F2 ये एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जैसे ही बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, इस पर परिणामी बल 0 हो गया। मतलब क्या करें, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जितनी वैल्यू इसकी धनात्मक आए इसकी वैल्यू उतनी ही ऋणात्मक आ जाए तो परिणामी बल 0 हो गया। तो हम इसके लिए वैल्यू रखते हैं, इसके और इसके बीच में लगने वाले फोर्स को सबसे पहले निकालते हैं। तो K Q1 की वैल्यू प्लस 9E Q2 की वैल्यू प्लस E अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है X, तो यहां लिख दिया x स्क्वायर इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। अब यहां प्लस E की जगह क्या रखेंगे, यहां पे रखेंगे आप Q। इसी तरीके से Q पर फोर्स लगाना है इस प्लस E का, तो ये बन गया K प्लस E और आपका Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है 16 माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए K से K खत्म हो रहा है, E से E खत्म हो रहा है, Q से Q खत्म हो रहा है, तो यहां जो डेटा बच रहा है वो आपका बच रहा है 9 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू इधर बच रहा है 1 अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख दें 3 अपॉन x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते 9 आएगा, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 16 माइनस x पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। पावर से पावर को आप कैंसिल कर देते हैं तो 3 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस x हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू 16 माइनस x इंटू 3x इक्वल टू 48 माइनस 3x। इस वाले डेटा को इधर भेजते हैं तो ये आता है 4x इक्वल टू 48, x की वैल्यू निकालते हैं 48 अपॉन 4, x इक्वल टू निकालते हैं 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या करें, आवेश प्लस 9e से इस आवेश q को 12 सेंटीमीटर दूरी पर रख दो और प्लस e से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रख दोगे तो किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करेगा और आवेश जो आपका q है वो कैसी कंडीशन में रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। इस प्रकार मैंने इस सुपरपोजिशन थ्योरम के आधार पर परिणामी बल को किस तरीके से फाइंड करते हैं इसका डेटा मैंने आपके सामने रखा है। धन्यवाद।